कोरोना वायरस से तो पूरा विश्व लड़ रहा है। महामारी से बचने के लिए कोरोना योद्धा कर रहे हैं देश की सुरक्षा। संकट की इस मुश्किल घड़ी में कहां हैं हमारे प्रतिनिधि? जनता के होंगे सवाल, नेताजी देंगे उसका सीधा जवाब। सिर्फ यूपी9 न्यूज पर आदिल अंसारी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी, आप हैं यूपी9 न्यूज़ के साथ। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कोरोना योद्धा की अगर हम बात करें, जैसे हम ले लें एक तरीके से डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, कोई भी हो, हर कोई कोरोना से लड़ रहा है और देश को सुरक्षित कर रहा है। देश को सुरक्षित करते करते ऐसे कितने कोरोना वॉरियर्स ने भी जान गंवा बैठी। ऐसे में हमने जानने की कोशिश की आखिर स्थानीय नेता, प्रतिनिधि, समाज सेवी या फिर समाज से जुड़े हुए लोगों ने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। इसी सब कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जियाउद्दीन सादाब साहब। सबसे पहले हम इनका यूपी9 न्यूज़ में स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सादाब साहब, हम आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहते हैं, ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना वॉरियर्स कह लें हम जो अपनी जान गंवा बैठे, ऐसे में आपने एज ए सामाजिक व्यक्ति कह लें हम आपको, आपने आखिर क्या किया अपने क्षेत्र के लिए और लोगों के लिए? कैसे लोगों को जागरूक किया या कैसे कोरोना से बचाव के लिए कोई ऐसी जागरूकता अभियान चलाए हो आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में? सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस तरह से बाहर से लोग आ रहे थे अपने प्रदेश से, चाहे वो कलकत्ता हो या बॉम्बे हो, कुछ दिन तक तो लोग ऐसी दूरी बना रहे थे एकदम से अछूत हैं। तो मैंने दोनों लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि ना आप छूत हो ना आप अछूत हो, बल्कि एक दूसरे से दूरी बनाए रहें। एक दूसरे से ही नहीं बल्कि अपने परिवार से दूरी बनाए रहें। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो सामने प्रदेश से आ रहे हैं वो कोरोना लेके आ रहे हैं। जो भी प्रवासी मजदूर आए थे अलग प्रदेशों से, तो उन दोनों लोगों के बीच में जो गैपिंग थी, जो नफरतें थी, सबसे पहले मैंने उनको दूर किया कि आप लोग एक कुछ दिन के लिए अगर एक दूसरे से दूरी बनाए रहे हैं, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी लोगों को मैंने सबसे पहले ये कहा कि आपके पास अगर अलग घर है तो अलग घर में कुछ दिन तक रहिए, जिससे एक दूरी बनाए रहे। तो वो समाज में एक जो दुर्भावना फैल रही थी, एक दूसरे में द्वेष फैल रहा था, वो चीज़ कम हमने करने की कोशिश की। अच्छा सादाब साहब, हम जानना चाहते हैं आपसे, आप समाजवादी विचारधारा से भी जुड़े रहते हैं जी। जिस तरह से सरकारें, शासन, प्रशासन, हर कोई अपने स्तर से कार्य कर रहा है और बेहतर कार्य ताकि इस महामारी से बचा जा सके, तो ऐसे बीच आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने लोगों के बीच जाकर क्या किया? जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी कार्यकर्ता थे सभी कार्यकर्ताओं से ये कहा, और कार्यकर्ताओं ने किया भी, और पार्टियों से ज़्यादा किया, जो रोडों पे भी दिखा, सोशल मीडिया पे दिखा, पेपर पे दिखा, कि जितने भी ज़रूरतमंद थे ज़रूरतमंदों की मदद की। लेकिन हम ये भी कहते हैं सभी पार्टी से, सरकारों से, कि सही में अगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरत है तो अब है। राशन बांटने और अनाज बांटने की ज़रूरत तब नहीं थी बल्कि अब है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों के पास जो भी रखे हुए पैसे थे वो ख़त्म हो गए हैं, घर में रखे हुए अनाज ख़त्म हो चुके हैं। और सरकार 100 रुपये में अगर अनाज दे रही है, 100 रुपये में अगर सरकार अनाज दे रही है तो 3 महीने से 250 रुपये उनके गैस की सब्सिडी रोक रही है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आज ये तो ढोल पीट रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हमारे 15 लाख देने की बात कर रहे थे, वो 1 किलो चने की बात करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। लेकिन आज ये आप पूरे हिंदुस्तान में देखिए तो 50% लोग फ्री का अनाज ले रहे हैं, तो 75% से ज़्यादा लोग गैस सब्सिडी गंवा रहे हैं। 100 रुपये का अनाज दे करके 250 रुपये का सब्सिडी लोगों से छीना जा रहा है। लोगों को इस पर जागरूक होना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कोरोना के आंकड़े हैं ये लगातार दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं हमारे देश में। इसके पीछे हम क्या देख सकते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जिस तरह से अगर बात करें, धीरे धीरे नौकरियां भी कम होती जा रही, लोग बेरोजगार होते जा रहे, कैसे हम उभर पाएंगे भविष्य में? सरकार तो प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब आप किस नज़रिए से देखते हैं? पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना मरीज़ की ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वो हिंदुस्तान में है। आज की डेट में हम इलाहाबाद आपके प्रयागराज में रहते हैं। प्रयागराज में आज 8 राज्यों से ज़्यादा और 48 देशों से ज़्यादा मरीज़ सिर्फ इलाहाबाद प्रयागराज में हो चुके हैं। आज सोचना ये होगा कि दूसरी कंट्रियाँ अपने आप पे कंट्रोल कैसे की। कुछ ऐसी कंट्रियाँ जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन जानते भी नहीं कि लॉकडाउन अनलॉकडाउन होता क्या है, फिर भी उन्होंने कोरोना जैसी महामारी पे रोकथाम अच्छी की है। लेकिन हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया, अनलॉकडाउन किया, तो सरकार का मंशा ही क्लियर नहीं है
कि आखिर उनको लॉकडाउन से फ़ायदा कब उठाना है और उसमें नुकसान कब होना है। एक तरफ इनको ये है कि हम लोगों को भूखा भी नहीं रख सकते और रखा भी नहीं जा सकता, और लॉकडाउन भी नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो दुविधा में सरकार है। सरकार का कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। यूपी सरकार ने तो वीकेंड लॉकडाउन का फार्मूला अपनाया है, सैटरडे संडे सब कुछ बंद रहता है, इसको आप कैसे देखते हैं? सैटरडे संडे बंद है, एक जो चैन होती है, चैन तोड़ने की बात करी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये देखिए कि जो चैन टूटती है, मैं इलाहाबाद शहर से 30 किलोमीटर दूर रहता हूँ। जब मंडे को हम जाते हैं इलाहाबाद शहर तो देखते हैं कि भीड़ रोज़ाना से कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जो रास्ता हमारा 45 मिनट का है, हम 2-2 घंटे में सफ़र तय करते हैं। तो चैन तोड़ने के साथ साथ 2 दिन में हम जो चैन तोड़ते हैं और अगले दिन सोमवार में मंडे के दिन वो चैन उससे ज़्यादा जुड़ जाती है। इस पे ध्यान देना होगा। हाँ, ये तो सत्य है। लगातार प्रयागराज में भी कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो बहुत ही खतरनाक कह लें हम, तो बहुत ही अब जो स्थिति भयावह होती जा रही है। लेकिन हम आपसे बात करें सादाब साहब, तो सबसे पहली चीज़ 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास होना है और प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं इस ऐसे मुश्किल वक्त में जब कोरोना एक तरफ और एक तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है? सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर नहीं है। सरकार अभी तक कहती थी हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, मगर कल रात से उस शिलान्यास की जगह पे जिस तरह से राजीव गांधी जी ने उसका शिलान्यास कर चुके हैं, तब ये कह रहे हैं कि शिलान्यास ना करके हम उसका श्री ग्रहण करने जा रहे हैं। ऐसी महामारी में एक पक्षकार जो भी निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड हारने के बाद अयोध्या का ट्रस्ट जो था वो जीत गया इलेक्शन, वो मंदिर की ज़मीन कहीं नहीं जा रही थी, अदालत कहीं नहीं जा रही थी, और कोई अदालत में किसी तरह का केस पेंडिंग नहीं था। ये नहीं था अगर यही शिलान्यास, यही उद्घाटन, यही श्री गणेश महीने 2 महीने बाद किया जाता, कुछ नहीं। और उस जगह पे सरकार एक तरह ये कहती है कि जहाँ पे कोरोना मरीज मिलेगा वहाँ से 100 मीटर के एरिया अगर पब्लिक प्लेस है तो उसको कैंटोनमेंट एरिया कर दिया जाएगा, मगर वहाँ का मुख्य पुजारी आपका कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। एक दिन में 16 मरीज होते हैं, लेकिन फिर भी उसी परिक्षेत्र में जाकर उसी कैंपस में 100 मीटर के अंदर ये पूजा होने जा रही है। कि कोरोना का मजाक बनाया न जाए, क्योंकि धर्म से बढ़ के जान बचाना है। क्योंकि धर्म का डर दिखा करके अरस्तु ने कहा था कि अफीम से बड़ा नशा धर्म का नशा होता है। अफीम का नशा लोग छोड़ सकते हैं मगर धर्म का नशा नहीं छोड़ सकते। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देशवासियों को सिर्फ अफीम का नशा छुड़वा करके धर्म के नशे में जोड़ करके सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, लोगों को अंधविश्वास में जीना चाहते हैं। मगर आज उनको ये चाहिए था कि इस महामारी से कैसे लड़ा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखी जाए, मगर उस पर ध्यान न दे करके सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर राम मंदिर का शिलान्यास हो ही रहा है तो लोगों को इतना विरोध करने की क्या जरूरत है? तो अच्छी बात है, सभी को एक साथ आना चाहिए, इसमें स्वागत करना चाहिए, जिसमें मतलब लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार जो हासिम अंसारी साहब थे, उनके बेटे इकबाल अंसारी साहब को उनको भी न्योता दिया गया, उन्होंने स्वीकार किया, हम भी स्वीकार करते हैं जी। ये जो शिलान्यास है, ये श्री गणेश है, इसको बाद में भी किया जा सकता है। मेरा कहना ये है किसी तरह का कोई विरोध रह ही नहीं गया। और विरोध तब होता जब कोई केस पेंडिंग रहता, जब सारे अदालत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अदालत ने फैसला दे दिया अपने किसको कितना मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, सारे वो किस भावना में दे करके कि अक्सरियत को दे करके उन्होंने फैसले किए, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। मगर वो अदालत का फैसला क्लियर हो गया। उन्होंने शिलान्यास, पूजा न्यास, श्री गणेश जो भी करना था बाद में भी कर सकते थे जी। अच्छा, मैं एक सवाल जानना चाहता हूँ आपसे, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर कफील को लेकर, आप डॉक्टर कफील की जो रिहाई को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है और आप भी लगातार प्रयास करते हैं, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आप पूरा नज़रिए से हमारे दर्शकों को बताया कि डॉक्टर कफील का क्या मामला था, क्यों हुआ, और अभी तक जिस तरह से डॉक्टर कफील को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठ रही थी उनकी बेल को लेकर, आप इसको कैसे देखते, क्योंकि आप एक वकील भी हैं? 19 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ के सिविल लाइन चौराहे पर डॉक्टर कफील ने ये बयान दिया था कि हिंदुस्तान में हम 1-2 लाख नहीं बल्कि 25 करोड़ हैं। मुसलमानों को CA/NRC के विरोध में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि हमें इतना आसानी 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को निकालना, हिंदुस्तान मुसलमानों को निकालना आसान नहीं है। इसी को कोर्ट करके पहले FIR होती है जी। FIR सिविल लाइन, अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में FIR होती है।
FIR में वो जेल जाते हैं। जेल जाने के 3 दिन बाद उनकी ज़मानत भी हो जाती है। ज़मानत के बाद सरकार ने ये कोर्ट करके कि उन्होंने देश विरोधी भाषण दिया है, देश को तोड़ने का भाषण दिया है, अखंडता को तोड़ने का भाषण दिया है, इसको लेके उन पे NSA तामील कर दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा NSA में 6 महीने बाद ही सुनवाई होती है और NSA में सुनवाई के लिए उनकी मां के नाम से हैबियस कॉर्पस दाखिल है, लेकिन कभी कोर्ट में डेट भी लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाने बना के अब तक 7 डेट हो चुकी है। 1 महीने से ज़्यादा केस फाइल हुए हो गया, मगर सरकार हो, अदालत हो, अब किस पे भरोसा किया जाए? क्योंकि जब भी डेट लगती है हर डेट पे करीब मैं मौजूद रहता हूँ और उनके अधिवक्ता आपके दयाशंकर मिश्रा जी हैं, लेकिन वो अच्छे एक काबिल वकील हैं, लेकिन सरकार की मंशा जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि सरकार डायरेक्ट इंटरफेयर कर रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था मार्च के लास्ट में कि जितने भी पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी अदालतों में छोटी से लेकर डिप्लोमा डिग्री का अगर कोई डॉक्टर होगा तो वो जेल में नहीं रहेगा। डिप्लोमा डिग्री का भी डॉक्टर अगर जेल में होगा तो उसको 8 सप्ताह के पैरोल पे छोड़ा जाएगा। डॉक्टर कफील का नाम पहले लिस्ट में आता है, लेकिन जिस दिन उनको निकलना होता है गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंटरफेयर करके उनकी पैरोल कैंसिल कर दी। तो ये सरकार का मंशा है। मामला जब कोर्ट में है तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है इसमें? जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि अगर एक FIR होती है सिविल लाइन थाने, अलीगढ़ के सिविल लाइन थाने में, अगर ये कहा जाए कि वहाँ की चार्जशीट मुहैया करवाइए और 1 महीने में अगर गवर्नमेंट वकील वो चार्जशीट न मुहैया करा पाएँ और उनमें जवाब अपना काउंटर न फाइल कर पाएँ, तो ये आप क्या समझते हैं? क्योंकि वकील तो गवर्नमेंट के ही हैं जी। तो इस तरह किया जा रहा है कि वो चार्जशीट फाइल नहीं करवा रहे हैं। तो चार्जशीट फाइल होने के बाद आगे का प्रक्रिया क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए, सब कुछ बताइए, इस बारे में जानना चाहता हूँ आज। सबसे पहले कोर्ट अगर कोई भी पेपर मंगाती है, अगर उन काउंटर लगाने के लिए कहती है तो काउंटर नहीं लगा रहे हैं जी। की सैलरी लेते हैं, यूपी सरकार की सैलरी लेते हैं। तो अगर छोटे से बड़े मुकदमों में 2-3 डेट में हो जाता है, लेकिन लगातार एक हैबियस कॉर्पस पे डिसाइड इतने दिन तक नहीं हो पा रहा है, ये विचारणीय है। तो डॉक्टर कफील के जो अधिवक्ता हैं जिनका नाम आपने बताया, तो मतलब वो क्या कर रहे हैं इस सब विषय में? आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? हमेशा उनसे बात होती रहती है, मेरी हमेशा मुलाकात होती रहती है, लेकिन वो भी बेबस हैं, क्योंकि सरकार का डायरेक्ट इंटरफेयर अगर हो जाए। जब हमने आपसे बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश ये होता है कि कोई 1 साल का डिप्लोमा वाला डॉक्टर भी हो, नर्सिंग ट्रेनिंग का भी हो, उसको जेल से बाहर रखा जाए इस आपदा में, कि वो देश के काम आ सके। और इतना बड़ा सर्जन अगर वो जेल के अंदर है, तो क्या नहीं लगता आपको कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं किया? और उनके साथ साथ आपको आज पता होगा कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कैदी आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में पैरोल पे बाहर हैं, क्योंकि जेलों में जगह कम थी, कोरोना फैलने का डर था, और 8 हफ्ते के बढ़ा के 2 हफ्ते फिर बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। अब 16 तारीख तक उनकी पैरोल बढ़ी हुई है सभी की। अच्छा, जैसे लगातार सोशल मीडिया पर रिहाई को लेकर आवाज़ उठ रही थी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे तो लगातार अलग अलग तरह की चैनल चलते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, एक बार ये हुआ कि उनकी बिल हो गई। मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैं उसको डिनाई करता रहा, मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा, लेकिन लोग तो मुझे ही गलत साबित करने लगे। जो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूबर हैं जी, यूट्यूबर सोशल मीडिया वाले तो कहते हैं हम ही को झूठा बनाने लगे जी। जो मैं कोर्ट में रहता हूँ, उनको लगा आपको नहीं जानते, कोई जानने की बात नहीं है। लेकिन अगले दिन जब उनकी बीवी खुद सोशल मीडिया में आई, उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, उनकी रिहाई किसी भी तरह की रिहाई नहीं हुई है, अभी वो जेल में है, केस पेंडिंग है और आने वाली 5 तारीख को उनकी डेट है। कल डॉक्टर कफील के केस की सुनवाई फिर दोबारा है। कोर्ट ने सख्ती से उनसे मांगा है कि इसमें जो काउंटर फाइल करिए। अब कल क्या होता है ये तो कोर्ट जाने या ईश्वर जाने। हालांकि कल जो कुछ भी होगा हम आपसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल्स आपसे हम कोशिश करेंगे लाइव देने की। लेकिन अब हम आखिरी सवाल जो पूछते हैं, जिस तरह से कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में कोई एक ऐसा जागरूकता के लिए आप कोई संदेश अपने क्षेत्रवासियों को या फिर अपने स्थानीय लोगों को देना चाहेंगे? जैसा कि कोरोना महामारी में गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी
अपने तरीके से कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहिए, क्योंकि आसपास धीरे धीरे कोरोना पेशेंट निकलना शुरू हो गए हैं। तो दूरी बनाना ये भी सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये है कि सबसे पहले ये है कि हम कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। एक दिनचर्या हर आदमी को, इंसान को बना के रखना चाहिए कि शाम को सोने से पहले आपने पूरे दिनचर्या की, आज हम सुबह उठे तो किससे किससे मिले हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, ये ज़रूर याद रखना होगा। क्यों? इसको याद रखने से ये होगा कि अगले दिन खुदा ना खास्ता कोई भी अगर कोरोना पेशेंट बनता है, होता है, उसका रिपोर्ट आती है, कम से कम उसको याद रहे कि हम कहाँ कहाँ मिले, कितने लोगों से, ताकि वो दायरा बढ़ने ना पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, घर में रहें, काम से बाहर निकलें। ये सारी बात है, आप फ़ोन लगाइए तभी सारे संदेश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एहतियात सबसे बड़ा ज़रूरी है। और गवर्नमेंट, हम सब हर चीज़ों पे गवर्नमेंट को दोष दें या पुलिस को दोष दें, क्योंकि लाठी खाने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लाठी खाने के बाद भी लोग घरों से बाहर निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ सोचने की बात है। ये थे हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता जियाउद्दीन सादात साहब। आप जुड़े रहिए यूपी 9 न्यूज़ के साथ।